हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हमने कौन सी वायरल डिजीज होती है, कौन सी बैक्टीरियल डिजीज होती है, कौन सी हेलमिंथिक होती है, कौन सी फंगल डिजीज होती है, कौन उनका पॉजिटिव ऑर्गन होता है, सॉरी कौन उनका पॉजिटिव एजेंट होता है और किस ऑर्गन को वो इफेक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। उसके बाद आती है अमीबोइसिस या डाइसेंट्री। पॉजिटिव एजेंट क्या था इसका? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्या है पॉजिटिव एजेंट? एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है। ये क्या होता है? एंडोपैरासाइट होता है किसका? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को वो अफेक्ट करती है। किससे वो फैल गई? उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई जो मक्खी होती है हमारी, हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या होता है? मस्का डोमेस्टिका। हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या होता है? मस्का डोमेस्टिका। ठीक है। ये इसको फैला रही है। इसकी जो लाइफ साइकिल होती है उसमें दो स्टेज होती है, एक माइन्यूटा होती है और एक मैग्मा होती है। अब जो माइन्यूटा जो स्टेज होती है ना, माइन्यूटा स्टेज होती है वो नॉन पैथोजेनिक होती है। माइन्यूटा स्टेज कैसी होती है? नॉन पैथोजेनिक होती है। किसमें, कहाँ पे होती है वो? इन ल्यूमन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का जो ल्यूमन होता है वहां पे माइन्यूटा। माइन्यूटा कैसी होती है? नॉन पैथोजेनिक होती है। उसके बाद है मैग्मा। मैग्मा कैसी होती है? पैथोजेनिक होती है। मैग्मा क्या करती है? ये जो सब म्यूकोसा होता है ना लार्ज इंटेस्टाइन का, सब म्यूकोसा को खा जाते हैं, मतलब उसको खाना स्टार्ट कर देती है, उसको खत्म करना स्टार्ट कर देती है सब म्यूकोसा को। तो वहां पे क्या होता है? ब्लड अल्सर्स, ब्लीडिंग होने लग जाती है। अल्सर्स हो जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, अल्सर्स हो जाते हैं या फिर ब्लीडिंग होने लग जाती है। ठीक है। उसके बाद है ट्रीटमेंट। जो अमीबोइसिस होती है, जो डाइसेंट्री होती है, उसके अंदर ट्रीटमेंट में हम क्या यूज कर सकते हैं? तो ये क्या होती है? मेट्रोनिडेजल्स। मेट्रोनिडेजल्स ये एक ड्रग होती है, ये हम यूज करते हैं अमीबोइसिस के ट्रीटमेंट में। ठीक है। उसके बाद है मलेरिया। मलेरिया क्या होता है? मलेरिया कौन कोज करता है? फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। मलेरिया कौन कोज करता है? मलेरिया ये क्या है? वेक्टर। वेक्टर कैसे वो फैल रही है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन। जो मलेरिया होता है उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। जो हमारे अंदर मलेरिया हो रहा है वो मलेरिया प्लाज्मोडियम की कौन सी स्पीसीज कोज करती है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम होती है। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम होती है वो सबसे डेंजरस होती है, सबसे डेंजरस स्पीसीज होती है, कुड बी फेटल, इंसान मर भी सकता है उसमें। प्लाज्मोडियम ओवेल होती है। कौन सी होती है? प्लाज्मोडियम ओवेल और मलेरिया, ये चार स्पीसीज होती हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ओवेल, OVALE, प्लाज्मोडियम ओवेल होती है और एक होती है मलेरिया। तो हमारे अंदर जो कोज कर रही है वो कौन सी है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। जो सबसे डेंजरस होती है वो कौन सी है? प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। ठीक है। बायोलॉजिकल कंट्रोल गैम्ब्यूजिया। बायोलॉजिकल कंट्रोल किससे कर सकते हैं हम? गैम्ब्यूजिया। तो सवाल आता है कि जो मच्छर है, मलेरिया हमें हो कैसे रहा है? मलेरिया कैसे हो रहा है एक इंसान को? मच्छर ने हमें काट लिया, मच्छर ने काट लिया, जैसे मच्छर काटता है वो क्या रिलीज करता है? मान लो मच्छर ने यहाँ से काट लिया, तो जैसे ही मच्छर काटेगा वो क्या छोड़ता है? अपने स्पोरोजोइट्स छोड़ता है, स्पोरोजोइट्स रिलीज करता है। ये क्या है? मच्छर। ये क्या है? मच्छर। ये क्या है? इंसान। जो इसकी लाइफ साइकिल होती है ना वो दो होस्ट में कंप्लीट होती है। एक होस्ट किस में कंप्लीट होता है? मच्छर में। दूसरा किस में कंप्लीट होता है? इंसान में। तो यहाँ पे क्या होता है? पहला स्टेप क्या है इसका? मॉस्किटो ट्रांसमिट ए मोटाइल स्पोरोजोइट्स। जैसे ही मच्छर ने काटा उसने क्या रिलीज कर दिए? स्पोरोजोइट रिलीज कर दिए। ठीक है। अब ये स्पोरोजोइट हैं, ये ट्रेवल करेंगे थ्रू द ब्लड वेसल्स टू लिवर सेल। जो स्पोरोजोइट हैं वो स्पोरोजोइट कहाँ चले जाएंगे? लिवर में। लिवर साइजोगोनी हो जाएगी। लिवर में जाने के बाद जो स्पोरोजोइट होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली, साइजोगोनी हो जाएगी, लिवर साइजोगोनी। और वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? बहुत सारे मीरोजोइट्स रिलीज करेंगे लिवर के अंदर। अब जो ये मीरोजोइट्स होते हैं, मीरोजोइट्स इन्फेक्ट करेंगे हमारी आरबीसी को। मीरोजोइट किसको इन्फेक्ट करेंगे? आरबीसी को। सबसे पहले मच्छर ने क्या रिलीज किया? स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट कहाँ गए? लिवर में। लिवर से कहाँ गए वो? आरबीसी में। आरबीसी में जाके वो क्या डेवलप कर लेते हैं? इनटू रिंग फॉर्म्स, ट्रोपोजोइट्स और साइजोन्स। उसके बाद अदर मीरोजोइट्स डेवलप इनटू प्रीकर्सर्स ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल एंड फीमेल गैमेट। अब when the mosquito bites an infected person,
जब जो मच्छर होता है वो बाइट करेगा इन्फेक्टेड पर्सन को, तो जो गैमेटोसाइट होंगे, गैमेटोसाइट्स आर टेकन अप एंड मैच्योर इनटू द मॉस्किटो गट, वो गैमेटोसाइट्स मॉस्किटो की गट के अंदर मैच्योर हो जाएंगे। फिर वो जो मेल और फीमेल गैमेट है वो क्या होंगे, फ्यूज होंगे। मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे, क्या बनाएंगे, ऊकाइनेट। मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे, क्या बनाएंगे, ऊकाइनेट। ठीक है। अब ये जो ऊकाइनेट होते हैं ये डेवलप हो जाते हैं नए स्पोरोजोइट्स में, और वो जो स्पोरोजोइट होता है वो माइग्रेट करता है टू द इंसेक्ट सलाइवरी ग्लैंड। मच्छर ने काटा और फिर वो दोबारा से काट लेता है। मॉस्किटो ने क्या किया, मच्छर ने काट लिया, क्या रिलीज कर दिया हमारे अंदर, स्पोरोजोइट। सबसे पहले वो स्पोरोजोइट कहाँ गए, लिवर में। लिवर से वो कहाँ जाएंगे, आरबीसी में। आरबीसी में जाने के बाद इसमें हीमोजोइन पार्टिकल्स बनते हैं। हीमोजोइन पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक क्वेश्चन आता है, फीवर एंड चिल कौन कोज करता है, हीमोजोइन पार्टिकल्स। हीमोजोइन पार्टिकल्स, हीमोजोइन पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या कोज करते हैं, फीवर एंड चिल्स। जो सर्दी लगती है, जो बुखार आता है, वो कौन कोज करता है, हीमोजोइन पार्टिकल्स। ठीक है। लिवर से कहाँ गए, ब्लड में गए, हीमोजोइन रिलीज करेगा। उसके बाद हीमोजोइन क्या कोज करेंगे, फीवर एंड चिल्स। फिर जो दूसरे मीरोजोइट्स होते हैं वो डेवलप करते हैं, डेवलप इनटू प्रिकर्सर्स ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। फिर मॉस्किटो बाइट करता है एक इन्फेक्टेड इंसान को, गैमेटोसाइट्स आर टेकन अप एंड मैच्योर इनटू द मॉस्किटो गट। मॉस्किटो की गट के अंदर जाके वो मैच्योर हो जाते हैं, और जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो मेल और फीमेल गैमेट क्या करते हैं, फ्यूज करेंगे। फ्यूज करेंगे तो क्या बनाएंगे, वो ऊकाइनेट बनाएंगे। ऊकाइनेट बनाने के बाद वो डेवलप हो जाएंगे नए स्पोरोजोइट्स में, और वो माइग्रेट कर जाएगा इंसेक्ट की सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर। फिर से मच्छर काटेगा, मच्छर काटेगा, उसके सलाइवा में क्या है, स्पोरोजोइट्स है, वो इंसान के अंदर वो रिलीज कर देगा। ठीक है, ये प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल। अब इसमें मच्छर जो होता है वो सेक्सुअल अपनी जो साइकिल होती है वो किस में कंप्लीट करता है, सेक्सुअल होस्ट क्या होता है उसका, मच्छर ही होता है। सेक्सुअल होस्ट क्या होता है, मॉस्किटो। ह्यूमन कैसा होता है, एसेक्सुअल। एसेक्सुअल होस्ट कौन होता है, ह्यूमन। मॉस्किटो कैसा होता है, सेक्सुअल होस्ट होता है। ठीक है। पैथोजेनिक स्टेज कौन सी होती है, मीरोजोइट। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, जो लाइफ साइकिल है उसकी फीमेल इसकी प्लाज्मोडियम की, उसमें फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, गट ऑफ मॉस्किटो। फीमेल एनाफ्लीज की जो गट होती है वहां पे क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है। उसके बाद है एड्स। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। पहला ही सवाल, एड्स डे कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। एड्स डे कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। और इसको स्लिम्स डिजीज भी बोलते हैं। एड्स को क्या बोलते हैं, स्लिम्स डिजीज बोलते हैं। जो एड्स फैला रहा है, जो एड्स फैला रहा है उस वायरस का क्या नाम है, एचआईवी वायरस। एड्स कौन कोज कर रहा है, एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, आरएनए वायरस होता है। ठीक है, कैसा वायरस होता है, आरएनए। एड्स कौन कोज कर रहा है, एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब जो ये एचआईवी होता है, एचआईवी ये होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या होता है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट होते हैं एंटीजन क्लास 1। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन क्लास 1। यहाँ पे ये जो है ना, ये रेड रेड कलर के, ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन GP120 होता है, और ग्लाइकोप्रोटीन ये जो ग्रीन कलर से तुम्हें दिख रहा है ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन GP41। ठीक है। और क्या क्या होता है उसके अंदर, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन GP120 होता है, ग्लाइकोप्रोटीन GP41 होता है, ये यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है, 41 होता है। उसके बाद ये इसके अंदर ये जो तुम्हें दिख रहा है ये क्या है, प्रोटीन्स होते हैं, यहाँ पे P7 और P9। इंटीग्रेज एंजाइम्स होते हैं, इंटीग्रेज एंजाइम्स होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की जरूरत क्या है, आरएनए से हम क्या बनाते हैं, वहां पे cDNA बना। मैट्रिक्स प्रोटीन होते हैं P17, न्यूक्लियो कैप्सिड प्रोटीन होता है P24, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन क्लास 2 होती है, लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है, आरएनए होता है, प्रोटीएज होता है। ये सारी चीजें उसके अंदर प्रेजेंट होती है। कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, बाल्टीमोर ग्रुप।
ठीक है। उसके बाद है जो एड्स हो गया है किसी को, तो जो एड्स होता है, एड्स के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? कई महीनों तक, सालों तक किसी को पता ही नहीं लगता है कि उसको एड्स है। तो एड्स के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? मेन सिम्टम क्या क्या होते हैं एक्यूट एचआईवी इन्फेक्शन के? मेन सिम्टम क्या क्या होते हैं एक्यूट एचआईवी इन्फेक्शन के? सबसे पहले ये क्या है? वेट लॉस होगा, फीवर होगा, सिस्टमिक में वेट लॉस हो जाएगा, फीवर रहेगा। ये क्या है? यहाँ क्या होता है हमारा दिमाग। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें हेडेक, न्यूरोपैथी, मैलेज, थकान रहेगी, मतलब ऐसे दिमाग उसका ढंग से थका हुआ महसूस करेगा, हेडेक रहेगा, सिर में दर्द रहेगा, न्यूरोपैथी, ये सब होता है यहाँ। उसके बाद आता है मुंह। तो माउथ में क्या होता है? सोर एंड थ्रस, खट्टा और प्यास, उसको मतलब ऐसा रहेगा प्यास के जैसा। स्प्लीन इनलार्जमेंट हो जाती है। स्प्लीन इनलार्जमेंट, जो स्प्लीन होता है, स्प्लीन का साइज कैसा होता है? बड़ा हो जाता है, स्प्लीन इनलार्जमेंट हो जाती है। गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक में क्या क्या प्रॉब्लम होगी उसको? नोजिया और वोमिटिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग। स्किन, स्किन जो होती है, स्किन के ऊपर रैशेस बन जाते हैं। लिवर एनलार्जमेंट हो जाती है। लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, लीवर क्या होती है? लार्जेस्ट ग्लैंड होती है बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। और लीवर जो होता है, लीवर की रीजनरेशन कैपेसिटी वो बहुत ज्यादा होती है। लीवर की हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, रीजनरेशन कैपेसिटी लीवर की बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। लीवर अगर थोड़ा बहुत बच जाता है हमारे पास तो उससे एक नया लीवर बन जाता है, ठीक है। लिम्फ नोड स्वेलिंग हो जाती है, मस्कुलर वीकनेस हो जाती है, फेरेंजाइटिस हो जाती है, मतलब फेरिंग्स जो होता है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है एड्स का? 6 महीने का। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है एड्स का? 6 महीने का। विंडो पीरियड होता है 3 वीक्स का। इसके अंदर जो एनवेलप होता है, एनवेलप फ्यूज करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी? मैक्रोफेज की। मैक्रोफेज क्या करते हैं? फेगोसाइटोसिस। मैक्रोफेज क्या करते हैं? फेगोसाइटोसिस, मतलब कोई आएगा उसी को वो क्या कर जाएगा? एनगल्फ कर जाएगा। तो जो एनवेलप होता है, एनवेलप फ्यूज करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मैक्रोफेज। फिर जो कैप्सिड होता है, कैप्सिड क्या होता है? कैप्सिड होता है प्रोटीन कोट। कैप्सिड क्या होता है? प्रोटीन कोट, प्रोटीन कोट। और इसकी मोनोमर यूनिट कैप्सिड बना किससे होता है? कैप्सोमियर। किससे बना होता है? कैप्सोमियर से। कैप्सिड किससे बना है? कैप्सोमियर से, ठीक है। तो जो कैप्सिड होता है, जैसे ही एनवेलप फ्यूज करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, मैक्रोफेज की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, तो जो कैप्सिड होगा, कैप्सिड एंटर कर जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर। जब कैप्सिड साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा तो जो प्रोटीएज एंजाइम होगा वो क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा कैप्सिड को। प्रोटीएज एंजाइम क्यों? क्योंकि ये कैसा होता है? प्रोटीनेसिस होता है। तो जो प्रोटीएज एंजाइम होगा, प्रोटीएज एंजाइम ब्रेक कर देगा कैप्सिड को, और वो क्या रिलीज करेगा? आरएनए। वो क्या रिलीज करेगा? आरएनए इनटू द साइटोप्लाज्म, ठीक है। सबसे पहले एनवेलप फ्यूज करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है? मैक्रोफेज की। जैसे ही वो फ्यूज करेगा, कैप्सिड एंटर कर जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर। जैसे ही कैप्सिड साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर करेगा तो क्या आएगा? प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीएज एंजाइम उस कैप्सिड को ब्रेक कर देगा और वो कैप्सिड क्या रिलीज करेगा? आरएनए रिलीज कर देगा साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। उसके बाद है डायग्नोसिस। एड्स अगर किसी को हो गया है तो उसकी डायग्नोसिस के लिए क्या क्या हम यूज करते हैं? एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, एलाइजा। ये भी हम पहले एक चैप्टर में पढ़ चुके। एलाइजा क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, ठीक है। दूसरा होता है आरटीपीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये किस पे बेस्ड होता है? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे। जो एलाइजा होता है वो किस पे बेस्ड होता है? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे। आरटीपीसीआर किसके लिए करने हैं? आरएनए से हमें क्या बनाना है? दोबारा डीएनए बनाना है, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं?
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का, ठीक है। तीसरी होती है वेस्टर्न ब्लोटिंग। तो इन सब से हम क्या कर सकते हैं, एड्स को डायग्नोज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में एजेटी, रिट्रोविर, एजिडोथाइमिडीन, ये सारे के सारे क्या होती है, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग होती हैं। ये क्या करती हैं, इनहिबिट करती है किसकी एक्टिविटी को, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की एक्टिविटी को इनहिबिट करती है ये, ठीक है। सारी की सारी कैसी होती है, ये एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स होती है। एंटी रेट्रोवायरल वायरल के लिए क्या देंगे, एंटीवायरल। बैक्टीरिया के लिए क्या देंगे, एंटीबायोटिक। फंगल के लिए क्या देंगे, एंटी फंगल, ठीक है। उसके बाद है कैंसर। कैंसर क्या होती है, हमारी जो सेल्स होती हैं, हमारी जो सेल्स होती हैं उनकी अगर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाए बॉडी के अंदर तो उसको क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। सेल्स की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाए, हमारे काबू में ही नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं, ठीक है। कैंसर होती है दो टाइप की, मैलिग्नेंट ट्यूमर और नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब इन आवर बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड। होता है हमारी बॉडी के अंदर, हाईली कंट्रोल्ड होता है, रेगुलेटेड भी होता है। अगर हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अगर हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हमारी बॉडी में हो गई है तो वो क्या कोज करेगी, कैंसर, ठीक है। अब जो नॉर्मल सेल्स होती है, नॉर्मल सेल्स में प्रॉपर्टी होती है कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की। ड्यू टू कॉन्टेक्ट ऑफ ए सेल विद अदर सेल इनहिबिट्स इट अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। जो नॉर्मल सेल्स होती है, नॉर्मल सेल्स में कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है ताकि वो जिसके दूसरी सेल के कॉन्टेक्ट में आएगी तो वो उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर दे। बट जो कैंसरस सेल्स होती है, कैंसरस सेल्स में नॉर्मल इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो नॉर्मल इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को लॉस कर देती है, ठीक है। टाइप ऑफ ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर को नॉन मेलिग्नेंट भी बोलते हैं, बेनाइन को क्या बोलते हैं, नॉन मेलिग्नेंट ट्यूमर भी बोलते हैं, और मेलिग्नेंट को क्या बोलते हैं, नॉन बेनाइन। उल्टा है ये, मेलिग्नेंट को नॉन बेनाइन और नॉन बेनाइन को नॉन मेलिग्नेंट। अब जो मेलिग्नेंट जो ट्यूमर होती है ना वो होती है डेंजरस। मेलिग्नेंट ट्यूमर जो होती है वो कैसी होती है, डेंजरस होती है। नॉन मेलिग्नेंट ट्यूमर होती है वो कैसी होती है, वो मान लो किसी को यहाँ पे वो बोलते हैं ना एक गांठ होती है तो वो यहीं रहेगी, वो बहुत ज्यादा उसको नुकसान करेगी नहीं। अगर वो उसको वहां से नहीं भी निकलवाएगा, अगर हम उसको वहां से नहीं भी निकलवाएंगे तो भी हमें वो ज्यादा नुकसान नहीं करेगी, वो वहीं पे रहेगी। वो कौन सी होती है, नॉन मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट क्या होती है, मेलिग्नेंट ट्यूमर्स आर ए मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स कॉल्ड नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स। दीज सेल ग्रो वेरी रैपिडली। और ये जो सेल्स होती है ना ये बहुत बहुत ही फास्ट वो करती है, डिवाइड करती है, एक्टिवली डिवाइड करती है। और जो नॉर्मल सेल्स होती है, नॉर्मल सेल्स जो होती है वो किस में कन्वर्ट होने लग जाती है, हमारी कैंसरस सेल्स में। क्यों, क्योंकि उन्होंने कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को लॉस कर दिया है और वो उनकी क्या हो रही है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है, ठीक है। मेटास्टेसिस होती है, मेटास्टेसिस वो एक जगह से दूसरी जगह फैलती है। जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होती है उसमें मेटास्टेसिस होती है। मेटास्टेसिस क्या होती है, मेटास्टेसिस की जो प्रॉपर्टी होती है, मतलब जो कैंसर है वो एक जगह से दूसरी जगह पे फैलती है, किसमें, मेलिग्नेंट में, ठीक है, मेलिग्नेंट। ये देखो, ये है जैसे मेलिग्नेंट ट्यूमर, ये कोई सेल है हमारी, मतलब ये कोई वो है, उसके अंदर ये क्या है, सेल्स है, इनकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है तो ये क्या करेगी, ये फैल जाती है। इसमें क्या होती है, मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर। अगर इसके अंदर है तो फिर वो उसी के अंदर रहेगी, वो फैलती नहीं है, नॉन मेलिग्नेंट ट्यूमर जो होती है वो, ठीक है। क्यों क्यों कैंसर फैल सकती है, क्या क्या कारण होते हैं कैंसर के फैलने के। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल्स। जो नॉर्मल सेल्स है वो कैंसरस सेल में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी, क्योंकि उसके लिए कुछ एजेंट्स होते हैं, फिजिकल एजेंट होते हैं, केमिकल होते हैं, बायोलॉजिकल होते हैं। और ये जो एजेंट्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेंस बोलते हैं। ये जो एजेंट होते हैं जो कैंसर फैला रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, कार्सिनोजेंस बोलते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती है जैसे एक्सरे और गामा रे, उससे भी क्या होती है, कैंसर होती है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस में यूवी। ये भी तुम्हें याद रखना है कि इसमें कौन सी आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती है, कौन सी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है, ठीक है। उसके बाद
बोथ आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कोज डीएनए डैमेज। चाहे वो आयोनाइजिंग है चाहे वो नॉन आयोनाइजिंग है, दोनों की दोनों डीएनए को डैमेज करेंगी। और वो क्या कोज करती है? नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कोज करती है। अब जो केमिकल कार्सिनोजेंस प्रेजेंट होते हैं तंबाकू स्मोक में हैव बीन आइडेंटिफाइड एज ए मेजर कोज ऑफ लंग कैंसर। तंबाकू जो पीता है, स्मोकिंग जो करता है, वो मेजर कोज होता है लंग कैंसर का। ठीक है। ओन्कोजेनिक वायरसेस आर कैंसर कोजिंग वायरस। ओन्कोजीन या फिर ओन्को वायरस बोल देते हैं, ओन्को वायरस। ये क्या होते हैं? कैंसर कोजिंग वायरस होते हैं। दे हैव जीन, उनके अंदर जीन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं वायरल ओन्कोजीन्स। सेवरल जीन्स कॉल्ड सेलुलर ओन्कोजीन्स और या प्रोटो ओन्कोजीन्स, वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं नॉर्मल सेल्स में, वो एक्टिवेट हो जाते हैं कुछ कंडीशंस के अंडर, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उससे क्या हो जाती है? फिर कैंसर हो जाती है। ठीक है। कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, कैंसर को कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे डायग्नोज करेंगे? अगर मान लो किसी को कैंसर हो गई है, हमें कैसे पता लग रहा है कि उसको कैंसर हो गई? कैसे उसको डिटेक्ट कर पा रहे हैं, कैसे उसको डायग्नोज करेंगे? सबसे पहले अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज असेंशियल। हमें जितना हो सके जल्दी पता लगा लेना चाहिए कैंसर का। अगर हमें ऐसे कोई सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके हमें उसको डायग्नोज करा लेना चाहिए। अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज असेंशियल as it allows the disease to be treated successfully in many cases। अगर हमें जल्दी पता लग जाएगा तो वो बीमारी जल्दी ठीक भी हो जाती है। अगर कैंसर पूरी तरह से फैल चुकी है हर जगह, फिर वो कैसे ट्रीट करेंगे? ठीक है। तो इसलिए अर्ली डिटेक्शन क्या है उसका? एसेंशियल है, जरूरी है। बायोप्सी, बायोप्सी में क्या करते हैं? बायोप्सी में मान लो कोई मुझे बताया कि मुझे कहाँ कैंसर है, तो उस टिश्यू का कुछ पार्ट ऐसे कट करते हैं और वो देखते हैं। बायोप्सी ए पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू कट इनटू थिन सेक्शंस इज स्टेन्ड। उसको फिर देखते हैं कि इसमें कैंसर है नहीं है, बायोप्सी करते हैं। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ टिश्यू, किसके नीचे देखते हैं उसको? माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, या ब्लड या बोन मैरो टेस्ट भी करा लेते हैं ताकि जो इंक्रीज्ड सेल्स, कितनी सेल हमारे खून के अंदर बढ़ी हुई है। ठीक है, तो ब्लड या बोन मैरो टेस्ट भी करा लेते हैं। रेडियोग्राफी, रेडियोग्राफी में एक्सरे का यूज करते हैं। रेडियोग्राफी में किसका यूज करते हैं? एक्सरे का। सीटी स्कैन करा सकते हैं। सीटी क्या होती है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। सीटी स्कैन करा सकते हैं। सीटी स्कैन में क्या होगा? यूजेस एक्सरे। ये जो सीटी स्कैन होता है किसको यूज करता है? एक्सरे को, टू जनरेट ए 3 डायमेंशनल इमेज। कैसी इमेज जनरेट करता है? 3 डायमेंशनल इमेज। जो सीटी स्कैन होता है, जो कंप्यूटेड टोमोग्राफी होती है, वो किसका यूज करते हैं? एक्सरे का यूज करते हैं। और कैसी इमेज जनरेट करते हैं? हमारी 3 डायमेंशनल इमेज वो जनरेट करता है। एमआरआई, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई क्या होती है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई इन्वॉल्व्स यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस का यूज करती है एमआरआई में टू एक्यूरेटली डिटेक्ट पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। एक लिविंग टिश्यू के अंदर क्या क्या चेंज आ रहे हैं, क्या पैथोलॉजिकल चेंज आए हैं, क्या फिजियोलॉजिकल चेंज आए हैं, ये हम किससे पता कर सकते हैं? एमआरआई से। ठीक है। एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस, कैंसर का कोई स्पेसिफिक एंटीजन है उसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी हम यूज कर सकते हैं, यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर्स। कुछ ऐसे कैंसर्स के लिए हम यूज कर सकते हैं स्पेसिफिक एंटीबॉडी। टेक्निक्स ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी की जो टेक्निक्स होती है वो भी हम कैंसर की डायग्नोसिस के लिए यूज कर सकते हैं टू डिटेक्ट जीन्स इन इंडिविजुअल विद इनहेरिटेड ससेप्टिबिलिटी। उसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? ठीक है। रेडियोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी होती है, सर्जरी होती है और इम्यूनोथेरेपी होती है। ये सारी की सारी हम किसमें यूज कर सकते हैं? कैंसर के ट्रीटमेंट में हम यूज कर सकते हैं। तो बोलते हैं ना कैंसर हो गई, उसके बाल झड़ गए सारे, वो गंजा हो गया। वो कैंसर नहीं कर रही है उसको, वो कर रही है कीमोथेरेपी। कौन करता है उसको गंजा? कीमोथेरेपी करती है। तो कैंसर की ट्रीटमेंट में क्या क्या यूज करते हैं हम? रेडियोथेरेपी,
कीमोथेरेपी या फिर सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये सारे कैंसर के ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं। अब जो रेडियोथेरेपी होती है, रेडियोथेरेपी में जो ट्यूमर सेल्स होते हैं वो इरेडिएटेड लेथली, फिर उनको हम जो रेडिएशन से क्या कर देते हैं, मार देते हैं, टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ द नॉर्मल टिश्यू। कोई ट्यूमर मास है, उसके आसपास जो नॉर्मल टिश्यू है वो नॉर्मल ही रहे, और उन रेडिएशन की हेल्प से हम क्या करें, जो ट्यूमर वो होते हैं उनको हम मार देते हैं। सेवरल कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू किल कैंसरस सेल्स। ड्रग्स भी यूज करते हैं हम कैंसर सेल को मारने के लिए। ये ड्रग स्पेसिफिक होती है किसी एक पर्टिकुलर ट्यूमर के लिए। साइड इफेक्ट्स होते हैं उनमें, जैसे हेयर लॉस हो गया, एनीमिया हो गया, ये क्या होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं ऐसी ड्रग्स के। मेजोरिटी ऑफ कैंसर आर ट्रीटेड बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द अबव मेथड्स। बहुत सारी जो कैंसर होती है उनको हम ठीक कर सकते हैं, ऊपर जो हमने पढ़े हैं, कीमोथेरेपी से, रेडियोथेरेपी से, स्टेम सेल थेरेपी से कैंसर को क्या कर सकते हैं, हम ट्रीट कर सकते हैं। अब जैसे मान लो रेडियोथेरेपी, तो उसमें क्या करेंगे, हमारा कोई जहाँ पे ट्यूमर है, हम ये ध्यान रखते हैं कि उसके जो आसपास के जो नॉर्मल टिश्यू है वो अफेक्ट ना हो। ट्यूमर सेल्स अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम, therefore they are treated with substances called biological response modifiers। ये कैसे सब्सटेंस होते हैं, जैसे अल्फा इंटरफेरोन हो गया, वो एक्टिवेट कर देते हैं इम्यून सिस्टम को, और जो ट्यूमर होती है ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी। थैंक यू।